अध्याय 16 खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध दो सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। ये आंदोलन थे, पहला खिलाफत आंदोलन एवं दूसरा असहयोग आंदोलन। हालांकि ये दोनों आंदोलन पृथक पृथक मुद्दों को लेकर आरंभ हुए थे, किंतु दोनों ने ही संघर्ष के एक ही तरीके, अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया था। यद्यपि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। पृष्ठभूमि। इन दोनों आंदोलनों के पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई थी। इन आंदोलनों के लिए 1919 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस विशेष वर्ष में सरकारी नीतियों एवं गतिविधियों से भारतीय समाज का लगभग हर वर्ग असंतुष्ट और रुष्ट हो गया। इस सार्वजनिक असंतुष्टि के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई थी। विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। कस्बों और नगरों में रहने वाले मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग, दस्तकार, मजदूर सभी महंगाई से परेशान हो गए। खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई। मुद्रास्फीति बढ़ने लगी। औद्योगिक उत्पादन कम हो गया तथा लोग करों के बोझ से दब गए। समाज का लगभग हर वर्ग आर्थिक परेशानियों से जूझने लगा। इससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हुईं। सूखे, महामारी और प्लेग से भी हजारों लोग मारे गए। दूसरा कारण, रॉलेट एक्ट। पंजाब में मार्शल लॉ का आरोपण एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य रवैये को उजागर कर दिया। तीसरा, पंजाब में ज्यादतियों के संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। उधर ब्रिटिश संसद, विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कृत्यों को उचित ठहराया गया तथा मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि एकत्र की। ये सारी गतिविधियां अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त थीं। चौथा कारण, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद भी द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। विश्व युद्ध के पश्चात हुई कई अन्य घटनाओं ने भी हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण के लिए व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की। पहला, लखनऊ समझौता 1916। इससे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में सहयोग बढ़ा। दूसरा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन में समाज के अन्य वर्गों के साथ ही हिंदू तथा मुस्लिम भी एक दूसरे के करीब आ गए। तीसरा, मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान एवं हसन इमाम जैसे अलीगढ़ स्कूल के रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होकर ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, जिसके कारण मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ स्कूल का प्रभाव कम होने लगा। युवा राष्ट्रवादियों ने भी उग्र राष्ट्रवाद की वकालत की तथा राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया। वे साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं से गहरे प्रभावित थे तथा साम्राज्यवादी दास्ता को समाप्त करना चाहते थे।
इन्हीं सब गतिविधियों के परिदृश्य में खिलाफत का जन्म हुआ, जिसके साथ ही ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पटल पर उभरा। खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत के मुद्दे ने मौलिक राष्ट्रवादी रुझान के उदय की प्रक्रिया को मुसलमानों की युवा पीढ़ी तथा उन मुस्लिम शोधार्थियों के मध्य सुलभ बना दिया जिनमें धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हो रही थीं। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के प्रति अंग्रेज़ों के रवैये से भारतीय मुसलमान अत्यंत उत्तेजित हो गए। न केवल भारतीय मुसलमान अपितु संपूर्ण मुस्लिम जगत तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुख मानता था। ऐसे में स्वाभाविक था कि मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। अतः युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। तुर्की को विभाजित कर दिया गया तथा खलीफा को पद से हटा दिया गया। ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमानों पर रोष की लहर दौड़ गई। भारत में भी मुसलमानों में ब्रिटेन के इस कदम की तीव्र आलोचना की गई तथा अंग्रेज़ों के सम्मुख निम्न मांगें रखी गईं। पहला, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित किया जाए। दूसरा, खलीफा को प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भू क्षेत्र प्रदान किए जाए। 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हज़रत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। खिलाफत का विकास। असहयोग कार्यक्रम। कुछ समय तक खिलाफत के नेता इस आंदोलन के पक्ष में सभाओं, धरनों एवं याचिकाओं तक ही सीमित रहे, किंतु बाद में यह मांग जोर पकड़ने लगी कि अंग्रेजी शासन के विरोध में सशक्त प्रदर्शन किए जाएं तथा अंग्रेज़ों के साथ हर प्रकार से असहयोग की अवधारणा का पालन किया जाए। इस प्रकार खिलाफत का रुख धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत के नेताओं ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्धोपरांत संधि की शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएंगी, तब तक वे सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी, जो खुद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में देखे। खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए उसे कांग्रेस का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। हालांकि गांधी जी खिलाफत के प्रति संपूर्ण समर्पित थे तथा इस मुद्दे को लेकर सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, किंतु कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर सर्वसम्मति का अभाव था। बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुसलमान नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया। साथ ही वे सत्याग्रह को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रति भी आशंकित थे। प्रोफेसर रविंद्र कुमार के अनुसार गांधी जी ने
तिलक को सत्याग्रह की विशेषताओं से परिचित कराने के लिए अथक प्रयास किया तथा इसकी खूबियों के संबंध में उनकी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। इसके साथ उन्होंने खिलाफत के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से संधि करने का औचित्य भी तिलक को समझाया। कुछ अन्य राज्यों में भी गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम का विरोध किया गया, यद्यपि बाद में कांग्रेस इस मुद्दे पर झुक गई तथा उसने गांधी जी के राजनैतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। कांग्रेस द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने तथा गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के कई कारण थे। पहला कारण, यह महसूस किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने तथा मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का यह स्वर्णिम अवसर है। इस प्रकार अब समाज के विभिन्न वर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान, शिल्पकार, पूंजीपति, जनजातियां, महिलाएं, युवा, विद्यार्थी इत्यादि के लोगों ने विदेशी शासन की उपस्थिति को महसूस किया तथा अपनी दुर्दशा के लिए उसे उत्तरदायी मानते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा ली। दूसरा कारण, संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। विशेष रूप से पंजाब की घटनाओं के संबंध में हंटर कमीशन की भेदभावपूर्ण व दमनकारी सिफारिशों से सरकार के प्रति उसका मोह भंग हो रहा था। कांग्रेस इस बात से भली भांति परिचित थी कि भारतीय अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में हैं। यह वीडियो आपको दिया जा रहा है definiteias.com की ओर से। अगर आप घर बैठे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वेबसाइट definiteias.com पर विज़िट करें। कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन। राजनैतिक प्रश्न के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया। असहयोग खिलाफत आंदोलन। फरवरी 1920 के प्रारंभ में हिंदू और मुसलमानों के एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से मुलाकात की तथा उनसे खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की, किंतु इस मिशन से कोई लाभ नहीं हुआ। फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि पंजाब का मुद्दा गलत है, अतः सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खुद खेद प्रकट करे तथा पंजाब में हुई ज्यादतियों का निराकरण करे, तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करे तथा भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। मई 1920 में तुर्की के साथ सेलिब्रिज की संधि की गई। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जून 1920 इसमें केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया तथा गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। 31 अगस्त 1920 इस दौरान खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। सितंबर 1920 इस दौरान कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्नलिखित कार्यक्रम तय किए।
पहला, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। दूसरा, न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से न्याय का कार्य। तीसरा, विधान परिषदों का बहिष्कार। यद्यपि इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं में मतभेद थे तथा वे इस कार्यक्रम को असहयोग कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने का विरोध कर रहे थे। विरोधियों में सबसे प्रमुख नाम CR दास का था। कुछ ही दिनों नवंबर 1920 में विधान परिषदों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमति रखने वाले नेताओं ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनावों का बहिष्कार किया। अधिकांश मतदाताओं ने भी इन चुनावों में भाग नहीं लिया। चौथा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा इसके स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा। चरखा कातने को भी प्रोत्साहित किया गया। पाँचवां, सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग। सरकारी सेवाओं का परित्याग। सरकारी करों का भुगतान न करना। सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार। सैनिक, मजदूर व क्लर्कों का मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए न जाना। संपूर्ण आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने तथा अस्पृश्यता को दूर करने का सराहनीय कार्य किया। पूरे कार्यक्रम में अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया। दिसंबर 1920, इस दौरान कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में निम्नलिखित कार्य हुए। पहला, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया। दूसरा, कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। तीसरा, कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए। अब कांग्रेस के रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति CWC गठित की गई। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। गांवों और कस्बों में कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। सदस्यता फीस 4 आना साल कर दी गई। चौथा, गांधी जी ने घोषणा की कि यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। क्रांतिकारी आतंकवादियों के कई संगठनों, मुख्यतः बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, किंतु इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS कापार्डे एवं BC पाल ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वे संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे, जबकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन कर लिया तथा इसके पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान नाम मात्र का रह गया। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करने तथा खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा से इसमें नई ऊर्जा का संचार हो गया। इसके पश्चात वर्ष 1921 और 1922 में पूरे देश में इसे अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली। यह वीडियो दिया जा रहा है आपको definiteias.com की ओर से। योगदान आंदोलन का प्रसार। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया तथा सैकड़ों राजनीतिक
कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। हजारों छात्राओं ने स्कूली और कॉलेजों को छोड़ दिया तथा राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में भर्ती हो गए। उस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी रहा। कलकत्ता के विद्यार्थी ने राज्यव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि स्कूल के प्रबंधक सरकार से अपना नाता तोड़ लें। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बन गए। जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंजाब, बम्बई, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा असम में भी इस कार्यक्रम में अमल किया गया। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किल्चू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई और थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने भी दिए गए। विदेशी शराब की दुकानों तथा ताड़ी की दुकानों पर भी धरने आयोजित किए गए। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद का पदक लौटा दिया। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को कोष इकट्ठा करने का आदेश दिया। तिलक स्वराज फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया और उसमें 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा धन एकत्र किया गया। चरखे और खादी का खूब प्रचार हुआ। कांग्रेस की स्वयंसेवी सेनाएं समानांतर पुलिस की तरह कार्य करने लगी। जुलाई 1921 में कराची में खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं ने घोषणा की कि किसी भी मुस्लिम का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है, अतः सभी मुसलमानों को सेना से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसके कारण सितंबर में अली बंधुओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 4 अक्टूबर को गांधी जी ने कांग्रेस के 47 वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बयान जारी कर अली बंधुओं के बयान की पुष्टि की तथा सभी भारतीय नागरिकों और सैनिकों से उपनिवेशी शासन से सभी प्रकार के बंधन और संबंध तोड़ लेने का आह्वान किया। दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी इस तरह का प्रस्ताव पारित किया तथा स्थानीय कांग्रेस समितियों को भी इस तरह का प्रस्ताव पारित करने को कहा गया। इसके पश्चात कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस समितियों को यह इजाज़त दे दी कि जब भी उन्हें लगे कि जनता कानून अवज्ञा के लिए तैयार है, वे आंदोलन प्रारंभ कर सकती है। इस समय मिदनापुर जो बंगाल में है तथा गुंटूरू जो आंध्र में है के चिराला पिराला तथा पेड़ा नंडी पांडु तालुका में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन पहले से ही चला रहा था। असम में चाय बागान के मजदूरों, स्टीमर पर काम करने वाले मजदूरों तथा असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी। बंगाल के एक राष्ट्रवादी नेता JM सेनगुप्ता ने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के विरोध में विभिन्न स्थानों पर हड़तालों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इसके बाद पूरे बम्बई समेत कई स्थानों पर हिंसक वारदातें हुईं तथा पुलिस के साथ झड़पें हुईं। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी होता जा रहा था।
कई स्थानीय आंदोलनों ने इसमें और ऊर्जा भर दी। इसमें अवध किसान आंदोलन जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ, एक्का आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ, मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ तथा पंजाब से महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर चलाया गया सिखों का आंदोलन महत्वपूर्ण थे। जन प्रतिक्रिया। आंदोलन में समाज का प्रत्येक वर्ग भाग ले रहा था। मध्यम वर्ग के लोगों ने आंदोलन के प्रारंभ में इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर वे अधिक स्पष्ट नहीं थे। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जो अविभाजित राजनीतिज्ञों के केंद्र थे, जैसे स्थानों पर गांधी जी के आह्वान का प्रत्युत्तर बेहद सीमित था। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र देने, उपाधियों को लौटाने इत्यादि जैसे उनके आह्वान को हल्के में लिया गया। भारतीय राजनीति में अपेक्षाकृत नवागंतुकों ने आंदोलन में अपने हितों एवं मनोकामनाओं को ढूंढा। बिहार में राजेंद्र प्रसाद और गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन को ठोस समर्थन प्रदान किया और वस्तुतः उनके जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध लड़ाई में असहयोग को उग्रवाद के समर्थन राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा। व्यावसायिक वर्ग। आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यवसायी वर्ग से समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी के उपयोग पर बल से लाभ हुआ था। लेकिन बड़े उद्योगपतियों का एक बड़ा वर्ग इस आंदोलन के प्रति संशयवादी रहा। उन्हें अपने कारखानों में श्रमिक असंतोष विद्रोह का भय था। किसान वर्ग। इस आंदोलन में किसानों की सहभागिता व्यापक थी। यद्यपि कांग्रेस वर्ग संघर्ष के खिलाफ था, लोगों ने इस बाधा को हटा दिया। बिहार में निम्न एवं ऊंची जाति के बीच का छुआछूत का मामला असहयोग आंदोलन में लुप्त हो गया। सामान्यतः किसान भूमिपतियों एवं व्यापारियों के विरुद्ध हो गए। इस आंदोलन ने परेशान जनता को ब्रिटिश शासन और साथ ही साथ भारतीय स्वामियों के खिलाफ अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। विद्यार्थी वर्ग। विद्यार्थियों ने आंदोलन में सक्रिय एवं स्वैच्छिक भूमिका निभाई और उनमें से अधिकतर ने सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रवेश लिया। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया एवं अन्य जैसे नवीन स्थापित संस्थानों ने कई विद्यार्थियों को प्रवेश दिया। महिला वर्ग। महिलाओं ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तिलक फंड में अपने आभूषण दान दिए। उन्होंने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया और विदेशी कपड़े एवं शराब बेचने वाली दुकानों के आगे धरना दिया। हिंदू मुस्लिम एकता। मोपिला उपद्रव जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों की आंदोलन में व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिकता एकता का प्रदर्शन एक बड़ी उपलब्धि थी। कई स्थानों पर गिरफ्तार लोगों में 2/3 मुस्लिम थे और इस प्रकार की सहभागिता न तो अतीत में और न भविष्य में देखने को मिली। आंदोलन में गांधी जी एवं अन्य नेताओं ने मस्जिद से मुसलमान संप्रदाय को संबोधित किया और यहाँ तक कि गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें बिना आंखों पर पट्टी बांधे मुस्लिम महिलाओं की जनसभा को संबोधित करने की अनुमति दी गई। यह वीडियो आपको दिया जा रहा है definiteias.com की ओर से। सरकार की प्रतिक्रिया। मई 1921 में गांधी जी तथा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग के मध्य वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में
रीडिंग ने सरकार की ओर से गांधी जी से मांग की कि वे अली बंधुओं से अपने उस भाषण को वापस लेने का आग्रह करें जिसके कारण व्यापक पैमाने पर हिंसा हो रही थी। गांधी जी ने महसूस किया कि सरकार उनके एवं खिलाफत नेताओं के मध्य दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, अतः उन्होंने सरकार की मांग को ठुकरा दिया। इसके पश्चात दिसंबर में सरकार ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। स्वयंसेवी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया तथा गांधी जी समेत अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन का अंतिम चरण। उधर गांधी जी पर राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए दबाव पड़ने लगा। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष हालांकि CR दास थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अवज्ञा का लक्ष्य, समय तथा भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दिया। उधर सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील तथा गांधी जी द्वारा वायसराय को लिखे गए पत्र का भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार पहला पॉइंट राजनैतिक बंदियों को रिहा कर नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी तथा दूसरा पॉइंट प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएगी तो वे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यह आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, किंतु इस आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व ही चौरा चौरी की घटना हो गई तथा संपूर्ण परिदृश्य ही बदल गया। चौरा चौरी कांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक एक छोटे से गांव में हुई एक घटना ने इस गांव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज करा दिया। यह घटना इतना महत्वपूर्ण था कि गांधी जी का बहुप्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 6 साल के लिए स्थगित हो गया। पुलिस ने यहाँ स्वयंसेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरह पीटा, क्योंकि ये लोग शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि का विरोध करने हेतु प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोलाबारी से सारे लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर आक्रमण कर दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में भी आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए उन्हें भीड़ ने मार डाला और पुनः आग में फेंक दिया। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस घटना की खबर से अत्यंत दुखी हुए तथा उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता हो। साथ ही प्रस्ताव में कई रचनात्मक कार्यों को शुरू करने की घोषणा की गई। इनमें खादी को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना, शराबबंदी के समर्थन में अभियान, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अभियान तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने जैसे कार्यक्रम शामिल थे। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की।
मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी जी ने इस अवसर पर एक ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन एवं विचारपूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर यहाँ से जा पा रहा हूँ और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक का यही प्रथम कर्तव्य है। गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया? गांधी जी ने महसूस किया कि भारतीयों ने अभी अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं सीखा है या पूर्ण रूप से उसे वे समझ नहीं सके हैं। उन्हें लगा कि आंदोलन की बागडोर उनके हाथों से निकलकर हिंसक हाथों में जाने वाली है। उनका मानना था कि हिंसक आंदोलन को सरकार द्वारा राज्यों के हितों की रक्षा के बहाने आसानी से कुचला जा सकता है तथा इसके पीछे सरकार यह तर्क दे सकती है कि हिंसा को दबाने के लिए हथियारों का सहारा लेना उसकी विवशता थी। गांधी जी को आशंका थी कि इस तरह की कार्रवाइयों से अहिंसक असहयोग आंदोलन की पूरी रणनीति विफल हो जाएगी। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की रणनीति यह थी कि शांतिपूर्ण आंदोलन के विरुद्ध यदि उपनिवेशी सरकार दमन का सहारा लेगी तो भावनात्मक तौर पर भारतीय इसके विरुद्ध हो जाएंगे तथा सरकार का वास्तविक चेहरा अनावृत हो जाएगा। आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ या थकाने वाला बन रहा था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि सरकार किसी प्रकार से समझौतावादी रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। इन परिस्थितियों में इतने व्यापक स्तर पर चल रहे आंदोलन को बहुत ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा खिलाफत भी कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो गया क्योंकि नवंबर 1922 में तुर्की की जनता ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में विरोध कर दिया तथा सुल्तान के राजनैतिक अधिकार छीन लिए गए। खलीफा का पद समाप्त कर तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई। संपूर्ण तुर्की में यूरोप की तर्ज पर विधिक व्यवस्था की स्थापना की गई और महिलाओं को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा आधुनिक उद्योगों एवं कृषि को प्रोत्साहित किया गया। 1924 में खलीफा का पद पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन। यह वीडियो आपको दिया जा रहा है definiteias.com की ओर से। इस आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में जोड़ लिया, किंतु कुछ अर्थों में इसने राष्ट्रीय राजनीति का सांप्रदायिकरण भी किया। मुसलमानों की भागीदारी ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया, किंतु बाद के वर्षों में सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा तो राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता सौहार्द का यह चरित्र बरकरार न रह सका। आंदोलन के नेता मुसलमानों की धार्मिक तथा राजनैतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष राजनीति चेतना के रूप में विकसित करने में भी असफल रहे। असहयोग आंदोलन ने पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया। आंदोलन से सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला तथा कोई ऐसी जगह नहीं बची जो आंदोलन के प्रभाव से अछूती रही हो। आंदोलन में समाज के हर वर्ग यथा कृषक, शहरी, ग्रामीण, दस्तकार, बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, वृद्ध, बच्चे, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिला इत्यादि सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन ने पूरे देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया तथा उनमें स्वतंत्रता की भूख जगाई।
आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि भारत के लोग राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ कर सकते हैं तथा गुलामी की दास्ता से मुक्ति पाने हेतु राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर सकता है। इससे अंग्रेजों की यह भ्रांत धारणा भी टूट गई कि भारतीयों में चेतना का अभाव है तथा दास्ता की त्रासदी को वे अपना भाग्य की नियति मानते हैं। उपनिवेशी शासन दो मिथ्याओं अवधारणाओं पर आधारित था। पहला कि विदेशी शासक भारतीयों के हित में है तथा दूसरा यह कि वह अजेय है तथा उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रथम मिथक को नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने सरकार की आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति को उजागर कर पहले ही तोड़ दिया था तथा दूसरे मिथक को इस आंदोलन ने सत्याग्रह के द्वारा कड़ी चुनौती दी तथा इसकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस प्रकार आंदोलन के पश्चात भारतीयों का साम्राज्यवादी शासन से भय जाता रहा तथा वे स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति पूर्ण रूपेण से ललायित हो गए। प्रमुख विचार। सुभाष चंद्र बोस के विचार। जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। कांग्रेस के प्रमुख नायक महात्मा गांधी के सभी सहयोगी देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपत राय, जो सभी इस समय कारावास में थे, गांधी जी की घोषणा से भौचक्के रह गए। गांधी जी की विचारधारा। मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का वरण भी कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह बात इन्होंने 16 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में कही थी। मार्क्सवादी विचार। गांधी जी अमीर वर्ग के हितों के संरक्षक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण उनका अहिंसक सिद्धांत नहीं, अपितु उनके द्वारा यह महसूस किया जाना था कि भारतीय अब जुझारू संघर्ष की ओर आकर्षित हो रहे हैं तथा साम्राज्यवादी शासन से लोहा लेने का मन बना चुके हैं। उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर उनके हाथों से निकलकर हिंसा के सिद्धांत में विश्वास करने वाले तत्वों के हाथों में जाने वाली है। उन्होंने महसूस किया कि भूस्वामियों और पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने के पश्चात भी किसानों को कर और काश्तकारों को लगान देने को कहा, जो यह सिद्ध करता है कि वे जमींदारों और भूस्वामियों के हितों के पक्षधर थे। उन्होंने ऐसे समय में आंदोलन वापस लिया जब जनता स्वयंमेव उपनिवेशी शासन पर प्रहार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। यह वीडियो आपको दिया गया है definiteis.com की ओर से। धन्यवाद।